नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर समसामयिक के पॉइंट टू पॉइंट में हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे संपूर्ण वीडियो आप तक पहुँच पाएँ और आप करंट अफेयर्स एवं अन्य सामान्य ज्ञान जानकारी से हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे पहला प्रश्न, किस राज्य द्वारा आज आत्मनिर्भर रोजगार योजना की शुरुआत की जाएगी? नाम है उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश। आज यानी 26 जून को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर रोजगार योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 2, INST किस दवा के उत्पादन के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित पद्धति विकसित की है ना? INST किस दवा के उत्पादन के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित पद्धति विकसित की? तो इसका नाम है रुफीनामाइड। क्या नाम है इसका? रुफीनामाइड। इस दवा का क्या नाम है? रुफीनामाइड। इसके महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर जयगुरुन गोविंदस्वामी एवं INST के उनके सहयोगियों ने एक रिसाइक्लेबल कॉपर ऑक्साइड उत्प्रेरक को विकसित किया जो रुफीनामाइड दवा के उत्पादन के लिए मूल रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या इन्होंने क्या विकसित किया है? रिसाइक्लेबल कॉपर ऑक्साइड उत्प्रेरक। क्या नाम है? रिसाइक्लेबल कॉपर ऑक्साइड उत्प्रेरक नाम है जिसका इन्होंने विकसित किया। उन डॉक्टर का क्या नाम है? जयगुरु गोविंदस्वामी एवं INST, एक जो संगठन है भारत का INST, उसके सहयोगियों ने। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, किस राज्य में देविका और पुनेजा नामक दो सेतुओं का शुभारंभ? सेतु अर्थात पुल है ना, BRIDG, ब्रिज। शुभारंभ हुआ तो हम कौन सा लगाएंगे? जम्मू और कश्मीर। सेतुओं का शुभारंभ हुआ, नाम इनका क्या है? देविका और पुनेजा है ना। एक प्रश्न में भी एक उत्तर छिपा हुआ है। अगर कहीं पूछा जाए कि कौन कौन से पुल हैं तो देविका और पुनेजा है। किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में। से महत्वपूर्ण पॉइंट है, देविका पुल जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित है। यह 10 मीटर लंबी, कितनी? 10 मीटर लंबी है। पुनेजा सेतु जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित है। इसकी लंबाई 50 मीटर, कितनी है? 50 मीटर। दोनों सेतु का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया। किसका? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, बेई-2 उपग्रह प्रणाली की अंतिम उपग्रह को लॉन्च किया गया है ना। बेई-2 उपग्रह प्रणाली के अंतिम उपग्रह को लॉन्च किया गया। इस किस देश की उपग्रह प्रणाली है? तो किस देश की उपग्रह प्रणाली है? चीन की। किस देश की है? चीन की उपग्रह प्रणाली। आइए इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। यह एक वैश्विक नेविगेशन प्रणाली है। वैश्विक नेविगेशन अर्थात जिस प्रकार से GPS है, क्या है? GPS, उसी प्रकार से चीन का अपना नेविगेशन प्रणाली सिस्टम है। जिस प्रकार से GPS अमेरिका का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसे है, उसी प्रकार से इसका भी है ना, वैश्विक नेविगेशन प्रणाली। इस वैश्विक यानी वर्ल्ड नेविगेशन सिस्टम, वही प्रणाली है ना, या फिर हम कहें ग्लोबलिंग पोजिशनल सिस्टम के जैसे ही दूसरा इसका प्रतिरूप एक तरह से मान सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा इसमें 2 भूस्थिर या भूस्थितिक उपग्रहों का प्रयोग किया गया। कितने? 2 भूस्थितिक उपग्रहों का प्रयोग किया गया है। अंतिम उपग्रह को लॉन्च करने के लिए 3B रॉकेट, कौन सा? 3B रॉकेट का उपयोग करते हुए चीन के झिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया। कभी अगर प्रश्न आए झिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर किस देश का है? तो कहाँ का है? चाइना का है। क्या नाम है उसका? झिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है ना। अंतिम, जैसे हमारे यहाँ धवन प्रक्षेपण केंद्र है, इसी प्रकार से सैटेलाइट सेंटर अन्य देशों में भी होते हैं। अंतिम उपग्रह को लॉन्च करने के लिए रॉकेट कौन सा है? 3B रॉकेट है ना। इसके बाद प्रश्न नंबर हम 5 पे चलेंगे। हाल ही में किस देश द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी? क्या है? हाल ही में किस देश द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी गई? तो उसका नाम है कौन सा? भारत। क्या है? भारत। उसका नाम है भारत। भारत ने हाल ही में अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी दी।
इसके बाद इसके एक पॉइंट इसमें है कि भारत सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने के साथ देश को तकनीकी रूप से मजबूत करने में सहायक होगा। इसके साथ ही इसमें एक बात और होगी कि अंतरिक्ष क्षेत्र में जब निजी कंपनियां काम करेंगी तो रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, आईबीएम ने भारत में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? आईबीएम यानी क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसने भारत में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है? नाम है कार्यक्रम का कौशल निर्माण सुधारक। क्या नाम है? कौशल निर्माण सुधारक। स्किल बिल्ड रिग्नाइट। क्या है? स्किल बिल्ड रिग्नाइट, हिंदी में कहें कौशल निर्माण सुधारक। इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें, आईबीएम यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने इस कार्यक्रम को लॉन्च करने के लिए भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। कौन से मंत्रालय के साथ? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। पहल का उद्देश्य उद्यमियों एवं नौकरी चाहने वालों को प्रदान करना है ना। क्या प्रदान करना? उनको कौशल, है ना। डिजिटल माध्यम से मुक्त कोर्स वर्क तक पहुंच और उनके करियर एवं व्यवसाय को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करना है इस कार्यक्रम का लक्ष्य। कंपनी ने स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप भी लॉन्च किया है। कंपनी ने कौशल विकास सुधार के अलावा स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप, क्या? स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप भी लॉन्च किया है। स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप भी लॉन्च किया है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में एफटीएफ द्वारा पाकिस्तान को किस लिस्ट में रखा गया है ना? किस लिस्ट में रखा गया है? तो ग्रे लिस्ट। कौन सी लिस्ट में? ग्रे लिस्ट में रखा गया है। इसके पॉइंट, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का मुख्य कारण आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा को होने वाले धन प्रवाह की जांच करने में विफल रहा है ना। इसका जो मुख्य कारण है क्या है कि एफटीएफ जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको हम बोल सकते हैं, उसने पाकिस्तान को एक कार्य सौंपा था कि आप जैसे मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा को धन कहाँ से प्राप्त होता है, इस बात की आप क्या करेंगे? जांच करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जांच करने में असफल रहा, जिसके कारण इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अगर एफटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा दी गई जो सलाह है या दिए गए सुझाव को अगर पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं होता है या उसके द्वारा दिए गए कार्य को अगर नहीं कर पाता है, 2020 की अगली बैठक में, जब अगली बैठक होगी अक्टूबर-नवंबर तक, तो उसमें पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। इसके बाद इस लिस्ट में आने के पश्चात किसी भी देश को विश्व बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक से ऋण लेना क्या चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जब किसी देश के ऊपर किसी भी आतंकवादी संगठन को धन प्रवाह कराने के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो इस स्थिति में कोई भी बैंक उस राष्ट्र को ऋण प्रदान करने में बहुत सी गतिविधियों का पालन करने के लिए कहता है और बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ को अदा करना पड़ता है। इसलिए क्या काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एफटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वैश्विक आतंकी संगठन के वित्त पोषण पर नजर रखने वाला संगठन है। कैसा संगठन है ये? वैश्विक आतंकी संगठन के वित्त पोषण पर नजर रखने वाला संगठन है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8, दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में खोला गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, लॉस एंजलिस। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका में खोला गया, लॉस एंजलिस। ये याद करने वाली बात यह है कि दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय है जो कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में खोला गया। इसके बाद इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है। शॉर्ट फॉर्म इसका वायु है। क्या है शॉर्ट फॉर्म इसका है वायु। इसका शॉर्ट फॉर्म हम इसको वायु बोल सकते हैं। वायु का उद्देश्य अगली पीढ़ी के छात्रों में सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देकर मानव निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान करना है। क्या है इसका उद्देश्य? अगली पीढ़ी के छात्रों में सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देकर मानव निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, चीन और जापान के बीच विवादित द्वीप का नाम है
तो दियाओयू चीन में क्या कहा जाता है, दियाओयू, और जापान में सेनकाकू। उसके दो नाम हैं, दियाओयू और सेनकाकू। दियाओयू कहाँ कहा जाता है, चीन में, चीनी भाषा के शब्दों में दियाओयू कहा जाता है, और जापानीज में सेनकाकू कहा जाता है उसी द्वीप को। यह एक निर्जन द्वीप है, अर्थात यहाँ पे कोई नहीं रहता, जो पूर्वी चीन सागर में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, प्रश्न कभी आ जाए कि दियाओयू सेनकाकू द्वीप कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, पूर्वी चीन सागर में। जापान इस द्वीप का नाम बदलने के लिए एक विधेयक, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, विख्यात नहीं, विधेयक, एक विधेयक, एक विधेयक जारी करता है, परंतु चीन द्वारा अपना अधिकार चीन इस पर अपना अधिकार जताते हुए इसको गैर कानूनी बताकर विरोध करता है ना। चीन इस पर अपना अधिकार जताते हुए इसको गैर कानूनी बताकर इसका विरोध करता है। क्या करता है, चीन इसका विरोध करता है। आइए प्रश्न नंबर 10, 26 जून अर्थात आज के दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। अत्याचार से पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ना। अत्याचार से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स का 10 प्रश्नों का जो श्रृंखला है वहीं पे समाप्त होती है। तो हम कल आपके साथ नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, और आज से हमारे यूट्यूब चैनल पर विज्ञान अर्थात विज्ञान की बायोलॉजी की कक्षाएं प्रारंभ होंगी। आप सभी लोग उस बायोलॉजी के भी वीडियोस देख सकते हैं। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।